हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30। किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां और शेष लड़के। लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है तो बताइए विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए कि विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, और बाकी लड़के। तो एक फ्रैक्शन तो आपका यूज हुआ है ये 3/8। फिर कह रहा है लड़कों की संख्या का 1/3 1/3 ये 10 वर्ष से कम है। लड़कियों की संख्या का 2/3 ये भी 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है तो बताइए विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पिछली मेंस में भी आया था, इस बार फिर से रिपीट हो गया। 8, 3 और 3 डिनोमिनेटर्स देखिए, इनका एलसीएम कितना हुआ 24। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। आप टोटल छात्र विद्यालय में मान लीजिए 24। ये 24 और कुछ नहीं है, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं तीनों के, उनके एलसीएम है ये। अब ये कह रहा है कि छात्रों की संख्या का 3/8। देखिए छात्र आपने 24 माने हैं, ये कह रहा है कि इसका 3/8 तो गर्ल्स हैं, 3/8 गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज हैं। अब इसका 3/8 कितना, 8 से कट जाएगा 3, ये हुए 9 और 24 में से 9 कम कर दीजिए, ये हुए 15। देखिए ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज। ये तो पहले सेंटेंस का हिसाब हो गया। टोटल स्टूडेंट्स आपने 24 एज्यूम किए थे और उसके पीछे का क्राइटेरिया ये है कि ये जो भी फ्रैक्शन है तीनों, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आपको लेना है। टोटल स्टूडेंट्स 24 हैं, उनमें से 3/8 लिख रखा है वो गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज। तो 24 में से आप 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से कट जाएगा 3 बार, 3 3 9, 9 लड़कियां हैं तो 24 में से 9 घटा दीजिए, 15 लड़के। ठीक। अब ये कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम। लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम। आप खुद बताओ, अगर 1/3 10 वर्ष से कम तो 2/3 10 वर्ष से ज्यादा, 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज्यादा। तो आप बॉयज की संख्या का 2/3 कैलकुलेट कर लो। ये देखिए 15 का 2/3, ये 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज्यादा एज के बॉयज हैं। अब बात करें गर्ल्स की। लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम है। अगर 2/3 10 वर्ष से कम है तो 1/3 10 वर्ष से ज्यादा है। तो किसका 1/3? ये 9 का लीजिए तो प्लस 9 का 1/3। ये देखिए 10 वर्ष और 10 वर्ष से ज्यादा स्टूडेंट्स ये हैं तो 3 से कटेगा 5, 10, 10 और 3 13, यानी 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज्यादा एज के हैं। बॉयज आपके 15 हैं, 15 का 1/3 10 वर्ष से कम तो 2/3 10 या 10 वर्ष से ज्यादा। ऐसे गर्ल्स 9 हैं, 9 में से 2/3 तो 10 वर्ष से कम हैं तो 1/3 10 वर्ष से ज्यादा। तो 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज्यादा लड़के तो ये हो गए, लड़कियां ये हो गई, टोटल हो गए 13। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि 10 वर्ष या उससे अधिक एज वाले छात्रों की संख्या 260 है, आप कह रहे हो 13 है, तो यहीं से इसका आंसर आ गया। ये देखिए आप कह रहे हो 13 है
क्वेश्चन कह रहा है 260 है, तो 13 इकाई बराबर ये हो गया, तो 1 इकाई बराबर 20 हो गया। अब ये कह रहा है कि बोझ की संख्या ज्ञात करो, तो बोझ की संख्या तो ये है आपकी, बोझ की संख्या तो ये है, तो इस 15 का मान चाहिए, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए 20 इंटू 15 आपके पास आ गया 300। बस यही इसका आंसर है। 300 लड़के हैं, लड़कों की संख्या विद्यालय में कितनी है ये आपसे पूछा था, 300 इसका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है किसी लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये है, इसकी हाइट इसकी रेडियस से 3 टाइम्स है, 3 गुना है, ऊंचाई त्रिज्या का 3 गुना। बेलन की कैपेसिटी लीटर में कैलकुलेट करिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसने हाइट को बताया है रेडियस का 3 टाइम्स, तो रेडियस अगर r मानते हो तो हाइट इसकी 3r हो गई। इसने कहा हाइट रेडियस से 3 गुना, तो रेडियस को r माना तो ये 3r हो गया। अब इसने कहा कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये है। आपको पता है कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच होता है, तो आपको दिया हुआ है 2 पाई आर एच की जगह 3r आएगा, और पाई का मान भी 22/7 दिया है, तो डायरेक्ट 22/7 लिखिए। ये देखिए 22/7 और इंटू आर, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस r हो गई, हाइट यहां पर 3r, और इसका मान इसने दिया है 3696। इसको सोल्व करोगे तो r का मान आएगा, r का मान और h का मान, ये रेडियस हाइट दोनों कैलकुलेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो इसको काटिए जहां तक कटेगा। देखिए 3 और 6 से काटोगे 6, 1 और 6, 616, और ये देखिए इससे कट गया, 28 बार कटता है ये 28, तो r इंटू आर, आपके पास आर स्क्वायर का मान 28 इंटू 7 196। आप कह सकते हैं r का मान कितना है 14। ये तो इसकी रेडियस आ गई, और इसका 3 गुना इसकी हाइट हो गई, यानी ये 14 हो गया, और ये आपका सॉरी ये हो गया 42 और ये हो गया 14। अब इसका वॉल्यूम इसने पूछा है, कैपेसिटी बेलन की कैपेसिटी वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी एक घन क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। ये देखिए ये कैपेसिटी आ गई डायरेक्ट इसकी पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7, आर स्क्वायर 14 इंटू 14, और हाइट कितनी 14 का 3 टाइम्स, यानी 42। अब इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करेंगे तो आपके पास ये देखिए, इसे काट दीजिए 6 बार, ये हो गया 132, और इसको 14 इंटू 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 28, 242 और 244, 4 और 14 4, 18 इंटू 14। आपके पास इसका वॉल्यूम आएगा 112, ये 56 और 56 और 11 67, और फिर ये 112 और 6 118, 11 14 11 15। 28 42 और 2 44, 14 4 18, 14 8 112, ये हो गया 56 56 7 67 6 112
और 6 18, 11 14 और 11 25 होगा भाई, ये 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका वॉल्यूम। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, एक मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब अगर इसके लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करना पर 3 अंकों पे डेसिमल लग जाएगा, यानी 25.872 ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। ये ध्यान रखिए हमेशा, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। इस इकाई को हमेशा ध्यान रखिए। इसका आंसर हो जाएगा 25.872। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्या 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहते देखिए, कोई निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 15,500 हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, समय 2 वर्ष बताया, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ये कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी, ये आपका अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो समान राशि 10% पर एनम की रेट से 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 1 रुपए के निकटतम मान में। पहले तो आप ये बताइए, 12% की रेट है, 2 वर्ष का ब्याज हुआ 24%। सिंपल इंटरेस्ट जस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, तो 2 वर्ष का ब्याज हुआ 24%। अगर 24% ब्याज हो गया तो फिर मिश्रधन कितना हुआ? 124%। यानी आपको यहां दे रखा है 124% का मान। 124% का मान आपको दिया है। ये अब आप देखिए, ये कह रहा है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। रेट 10 है, अगर रेट 10 है तो हाफ ईयर की रेट क्या होगी? 5% हो गई। और 1.5 वर्ष में कितनी अवधियां होगी? 3 अवधियां होगी। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेरा खूब बताया हुआ क्लास में कि 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 अवधियां हैं, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 15.7625%। ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो मिश्रधन कितना हुआ? ये हुआ 115.7625। ये हमें कैलकुलेट करना भाई। 124 का मान ये है, इसका मान चाहिए आपको। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए 12% की रेट है, 2 वर्ष में ब्याज हुआ 24%, 24% ब्याज है, तो मिश्रधन हुआ 124। इसको छोड़ दीजिए आप। फिर आइए चक्रवृद्धि ब्याज पर। हाफ ईयरली रेट क्या हुई? 5, और 1.5 वर्ष में 3 अवधियां, तो 5% की रेट और 3 अवधियों का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 15.7625, जो आपको अच्छे से मैंने कैलकुलेट करके समझा रखा है। कहा भी था इसको हमेशा 5 और 10% को हमेशा याद रखें, ज्यादा बेटर। खैर, ये कह रहा है कि 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो मिश्रधन फिर ये होगा। तो इसका मान दे रखा है, इसका मान आपको पूछा है। ये देखिए 124% का मान ये है, तो पहले तो आप ज्ञात करिए 1% का मान। एक इकाई का मान कहने का मतलब यही है। 124 का भाग दें, देखिए ये 31 से 4 बार कटेगा, ये 5, 500, 500 फिर 4 का भाग देंगे, 125 आ जाएगा। ठीक, तो फिर इसका मान कितना हुआ? इसका मान हुआ 115.7625 और इंटू 125। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा आंसर ही आएगा। अब 125 से गुणा करना है, तो ये ध्यान रखिए 125 से गुणा करने का मतलब है इसको 1000 से गुणा करके 8 का भाग देना, यानी 115 1000 से गुणा करेंगे 762.5,
और इसको 8 से जब डिवाइड करोगे ना तो आपके पास ये गुणा आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये हो गया 8, 3 और 5, 8 चौक 32, 3 और 7 फिर 32, 5 और 6, 8 7 56, 0 और 5 तो ये 0 पॉइंट और ये लगभग 3 रुपए। तो 3 को छोड़िए क्योंकि ये कह रहा है 1 रुपए के निकटतम मान में लें तो 0.3 तो हट जाएगा, 1470 रुपए इसमें इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें जो चीजें मैंने आपको बताई है ना कि 2 वर्ष का 12% की दर से एसआई तो हुआ 24%, ठीक है, और सीआई कितना हुआ 1.5 वर्ष का 5% की रेट से। मैं कह रहा हूं हाफ ईयरली ये ब्याज दे इसलिए 5% रेट हो गई, और 1.5 वर्ष में 3 अवधियां होगी तो 3 अवधियों के लिए होता है 15.7625। अब देखिए एसआई इतना है, सीआई इतना है और धनराशि वही है, तो इसका मिश्रधन तो 124 हुआ, इसका मिश्रधन ये हुआ। अब इसका मान आपको दे रखा है और इसका मान आपसे पूछा है, जो कैलकुलेट करने मैंने आपको यहां पर समझाया। यानी जो चीजें आपको मैंने क्लास में समझा रखी हैं बस उन्हीं चीजों को यहां मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र उनमें से पास हुए, अनुत्तीर्ण फेल हुए, ठीक। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई से शामिल हुए। यानी उसी एग्जाम में विद्यालय वाई से कितने स्टूडेंट्स शामिल हुए एग्जाम में, एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक। यह कह रहा है कि यदि एक्स और वाई से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का 80% पास हो गए तो वाई से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज क्या है। देखिए आप एक काम करिए, विद्यालय एक्स, विद्यालय वाई और ये दोनों को मिलाकर विद्यालय एक्स में स्टूडेंट मान लीजिए 100 जो एग्जाम में शामिल हुए, और विद्यालय वाई से कितने स्टूडेंट शामिल हुए, 150% ज्यादा यानी 250। इस प्रकार से दोनों विद्यालयों में टोटल 350 स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए, ठीक। यह कह रहा है कि विद्यालय एक्स में 30% छात्र फेल हुए, 30% का मतलब 30 छात्र फेल हो गए, ठीक। और अगर दोनों विद्यालयों की बात करी जाए तो 80% पास हुए। अब आप बताओ दोनों विद्यालयों को मिलाकर 80% पास हुए तो 20% फेल हुए, 80% पास हो गए तो 20% फेल हुए, तो 350 का 20% कितना हुआ, 70। इसमें फेल 70 हुए। देखिए टोटल 70 फेल हुए, उनमें से 30 तो विद्यालय एक्स में फेल हो गए, तो यहां कितने फेल हुए, 40। तो ये 40 इसका कितना परसेंट है, ये तो पूछा है कि विद्यालय वाई से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज क्या है। तो भाई 40 छात्र फेल हुए 250 में से और इंटू 100, ये देखिए आप 0 कट गया 4, 16%, ये आंसर 16%। कहां दिक्कत है क्वेश्चन में। विद्यालय एक्स में से 100 स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए, वाई में इससे 150% ज्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए तो 250, टोटल अपीयर होने वाले हो गए 350। अब 100 में से तो 30% फेल हो गए और 350 में से 20% फेल हो गए, क्योंकि इसने 80% पास बताए तो 20%, इसका 20% कितना हुआ, 70। टोटल 70 फेल हुए, जिसमें से विद्यालय एक्स में से 30 फेल हुए तो वाई में 40 फेल हुए। बता दीजिए 40 फेल हुए 200 से कितना परसेंट हुआ, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसको सोल्व करने के बजाय मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन में 45 डिग्री एंगल रख दो आप। 45 डिग्री एंगल रख दो, इसकी जो वैल्यू आए वही ऑप्शन की आ जानी चाहिए, बस वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आप जैसे एंगल ए को 45 लेते हैं तो क्वेश्चन का मान कितना हुआ, कोस ए 1/√2, सेक √2 -1/√2। ये आपका कोट 45 1 tan 45 1। देखें इसका मान कितना हुआ, ये 1/√2 हो गया और इस ब्रैकेट का मान भी 2 - 1 1/√2 ही हो गया और ये 2, तो ये मल्टीप्लाई होकर 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए कट के इसका आंसर 1 आ रहा है। तो ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जिसमें 45 डिग्री रखने पर 1 आ रहा है, 10, बस आंसर हो गया। 3, 4, 5 मेथड मैंने आपको बताया था, उसको भी आप यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेंगे आप। क्वेश्चन कह रहा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 120√3 मीटर above the sea level, the angle of depression of a ship sailing towards it changes from 30 to 60 degree. The distance traveled by the ship during the period of observation is। ये क्या कह रहा है कि ये एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट ये 120√3 मीटर, ठीक। ये एक शिप है जो इस लाइट हाउस की तरफ आ रही है, जो जिसको यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसका एंगल पहले 30 डिग्री था और अब यह बढ़कर हो गया 60 डिग्री। ये यही पूछा है कि इसका एंगल 30 to 60 में कन्वर्ट हुआ, जबकि ये जहाज जो है ये आपकी इस लाइट हाउस की तरफ ही आ रही है। ये जो शिप है ये लाइट हाउस की तरफ ही आ रही है। तो बताइए 30 से 60 डिग्री का एंगल हुआ, इसमें कितना डिस्टेंस इसको तय करना पड़ा, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ए बी यहां लाइट हाउस है, ये शिप है, यहां से एंगल 30 है और यहां से एंगल 60 है। अब इसमें एक बात और कही है, इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करी है, तो ये मैंने खूब बताया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को आप हमेशा कन्वर्ट कर लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन में। इसने तो कहा तो यह है कि यहां से एंगल 30 to 60, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होता है। अगर सेम प्रॉब्लम है तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है, ठीक। इसको आप यहां भी समझ सकते हो। देखिए ये एंगल 30 है तो ये अल्टरनेटिव एंगल हो गया, 30 है तो ये 30 है, और ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है तो यहां पे 60 हो गया। तो आप ये हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमेशा कन्वर्ट करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये पूछा है कि डिस्टेंस कितनी है, ये तो आ जाएगा डायरेक्ट। इसका एक रेशियो बता रखा है मैंने आपको कि 30 डिग्री के लिए रेशियो है आपका 3 और ये है 1 और हाइट है √3। आप बताइए 3 है ये 1 है तो ये कितना है, 2 का ही मान चाहिए, तो ये यहां से आ जाएगा क्योंकि √3 का मान है 120 √3 मीटर, तो फिर a का मान 120 मीटर हुआ, मुझे 2 का मान चाहिए, तो 2 का मान हो गया 240 मीटर। ये इसका आंसर है, ये ऑप्शन।
लाइट हाउस है जिसकी हाइट दे रखी है, यहां से शिप को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये शिप इस लाइट हाउस की तरफ आ रही है, इसका एंगल 30 to 60 में कन्वर्ट होता है। तो इस दौरान इस शिप ने कितनी दूरी तय की? मैं कह रहा हूं 30-60 आप यहां लिखिए हमेशा, जैसा मैं क्लास में बताता हूं। और अब इसको रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये आपका 3 है, ये 1 है, तो 2 का मान मेरे को चाहिए। लेकिन साथ में ये ध्यान रखिए, जब आपका बेस इस तरीके से, हाइट आपकी √3 होगी और √3 का मान आपको दे रखा है, 1 का मान 120 आ गया, तो फिर 2 का मान बताओ 240 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। ट्राइंगल एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा बीसी और एसी के मिड पॉइंट हैं। यदि एडी 10.8 सेंटीमीटर, बीई 14.4 सेंटीमीटर एंड एडी और बीई राइट एंगल पर जी पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या है? देखिए ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा है, ये लीजिए, ये ले लीजिए आप, तो कोई भी ट्राइंगल एबीसी, ठीक। बीसी का मिड पॉइंट है डी, यानी ये इसका मिड पॉइंट है डी। ऐसे ही एसी का मिड पॉइंट है ई, इसका मिड पॉइंट है ई। एडी की लंबाई 10.8, देखिए ये मिड पॉइंट है तो मीडियन हो गई, ये माध्यिका होगी। ऐसे ही बीई भी मीडियन हो गया आपकी, क्योंकि ईएसी का मिड पॉइंट है। और इस पॉइंट को इसने कहा है जी। मैं पहले तो आपसे ये कह दूं कि क्योंकि ये माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, और माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हमेशा सेंट्रोइड यानी केंद्र कहलाता है, ये केंद्रक है। और ये एंगल आपको बताया है 90 डिग्री। देखिए आप, ये कह रहा है एडीबीई समकोण पर जी पर इंटरसेक्ट, समकोण पर राइट एंगल 90 डिग्री एंगल है। अब आप बताइए ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है, 2 का रेशियो होता है। तो आप खुद बताओ, जैसे बीई है आपका, बीई 14.4 है, तो इसमें ये तो हो गया 9.6, 2 का रेशियो में कन्वर्ट कर लो, ये है 9.6 और ये है 4.8 सेंटीमीटर। देख लीजिए 14.4 हो जाएगा। भाई मैंने क्या किया है, मैंने इस बीई को यानी 14.4 को 2a के रेशियो में बांटा है। तो 3 का मान है, 2 का मान लिखना है। 3 का मान ये है, a का मान 4.8, 2 का मान 9.6, ये 4.8। जबकि आपको एडी दे रखा है कितना, 10.8, 10.8 सेंटीमीटर ये एडी दे रखा है। और अब ये कह रहा है इस ट्राइंगल का एरिया बताओ। मुझे तो बड़ा सिंपल है, आप तो एडीबी का एरिया ज्ञात करो, उसका डबल कर दो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो ये एरिया बराबर होगा। क्योंकि बीसी का ये मिड पॉइंट है, तो एबीडी का एरिया और एडीसी का एरिया बराबर होगा। तो आप तो एबीडी का एरिया कैलकुलेट कर दो, उसका डबल कर दो। ये देखिए ट्राइंगल एबीसी का एरिया, ये डबल होगा ट्राइंगल एबीडी का एरिया, और एबीडी का एरिया देखिए 1/2, आधार ये हो गया 10.8 और हाइट ये हो गई 9.6। ये कैंसिल हो गया, ये लीजिए, और इनको गुणा कर दो, इनको गुणा कर दो। तो इनको गुणा करोगे तो ये 8 और ये सॉरी, ये 8 ज्यादा है, 4 को 832, तो 68 तो ये हो गया, पॉइंट ये लगी जाएगा। और अब आप देख लो 108
में से 4 104 103 हो जाएगा, 103 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा 103.68। भाई ये 100 से 8 ज्यादा, ये 100 से 4 कम, 832, क्योंकि एक ज्यादा और एक कम है इसलिए 100 में से माइनस करेंगे 68। ये तो ये हो गया। और बाकी 108 में से 4 कम 104 और एक और कम होगा क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम, इसलिए 103 103.68 इसका सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया है, आंसर हो गया। आप ध्यान दीजिए, इसने ये कहा ना 90 डिग्री है, तो ये आधार है तो इसकी ऊंचाई नहीं होगी क्या? ये बेस हो गया तो ये इसकी ऊंचाई होगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से कैलकुलेट करो, उसका डबल करना और कुछ नहीं करना। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37? देखिए, ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में a माइनस बी का मान 33 है, b माइनस सी का मान 18 है। त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े एंगल का योगफल क्या है? त्रिभुज के सबसे छोटे और त्रिभुज के सबसे बड़े एंगल का योग आपसे पूछ रहा है। इसने a माइनस बी का मान दिया, b माइनस सी का मान दिया। आप एक काम करो, इसमें से इसको घटा दो, ये आएगा a, इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, b और b 2b हो जाएगा, और ये घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस का c हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया है, घटाया है, ठीक है। और ये एबीसी क्या है? ट्रायंगल के एंगल्स हैं जिनका सम 180 होता है, तो ये हमें पहले से पता है, 1 प्लस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल घटा दीजिए, घटाओगे तो देखिए a तो हो गया कैंसिल, सी भी हो गया कैंसिल, और ये हो गया माइनस का 3b, और इधर हो गया माइनस का 165, माइनस माइनस कट गया, एंगल बी आपके पास आ गया 55 डिग्री। ये लीजिए एंगल बी आ गया 55। एंगल बी 55 आ गया ना, ये 55 यहां रख दो, एंगल ए भी आ गया 88 डिग्री, एंगल ए 88 डिग्री। देख लो आप, यहां आप 55 लिखोगे प्लस हो जाएगा, 55 यहां भी लिख दीजिए, 55 में से 18 कम कर दीजिए तो एंगल सी भी आ गया। पचपन में से 18 कम कर दीजिए, 37 डिग्री। अब ये इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो योग तो 125 डिग्री हो गया, देख लो आप, ये इसका आंसर है, जोड़ना और कुछ नहीं। इसने कहा ना सबसे छोटा एंगल 37 है, सबसे बड़ा एंगल 88, दोनों को जोड़ दीजिए, आ गया 125 डिग्री, 125 डिग्री। बुकलेट का एज इट इज क्वेश्चन है। पहले इसमें से इसको माइनस करो, यह आ जाएगा, तीनों का सम हमें पता है 180 होता है। अब माइनस करोगे तो माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 165, आपके पास b का मान 55 आ जाएगा। ये 55 है तो 55 में 33 जोड़ दीजिए, और इस 55 में से 18 घटा दीजिए, तीनों एंगल आ गए, सबसे बड़ा और सबसे छोटे एंगल का योग बता दो, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके पास, शशि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है ना लाभ होता है। यदि एक वस्तु पर इतना लॉस होता है तो दूसरी वस्तु पर लाभ कितना हुआ? एक चीज नोट करिए, इसने 2 चीजें बेची, समान रेट पर बेची, 5,000 रुपए के हिसाब से। अब इनमें से पहली पर इसे लॉस हुआ
और साथ में इसने ये कहा कि पूरे लेन देन की अगर बात करें तो न कोई प्रॉफिट है न कोई लॉस। इसका मतलब तो ये हुआ कि पहली वस्तु पे जितना लॉस है दूसरी वस्तु पे उतना ही प्रॉफिट है, ताकि पूरे लेन देन की बात करें तो न कोई प्रॉफिट होगा न कोई लॉस होगा। यह कह रहा है दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेचा। आप तो एक काम करिए, 16 सही 2/3 होता है 1/6। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। लॉस बता रहा है ना। तो यहां से देखो आप, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, पहली वस्तु पर 1/6 लॉस हुआ है, अर्थात इसको 6 में खरीदा, 1 रुपए लॉस पर बेचा। कितने बेचा? 5। कहां दिक्कत है इसमें? पहली वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा। 16 सही 2/3 आपका 1/6 होता है। इसका मतलब 6 इसका क्रय मूल्य है, तो 1 रुपया लॉस है। 1 रुपया लॉस है तो बेचा कितने में? 5 में। लेकिन इसने कहा पूरे लेन देन में प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इस पे जितना लॉस हुआ ना उतना इस पे प्रॉफिट हुआ है। तभी तो आप ये कहोगे कि कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जितना लॉस हुआ उतना इससे प्रॉफिट हो गया। दूसरा, सेलिंग प्राइस सेम है दोनों की। जैसे ये 5 में बेचा गया तो ये भी 5 में ही बेचा गया, सेलिंग प्राइस सेम है। अब आप खुद बताओ, 5 रुपए में बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो फिर खरीदा कितने में था? 4 में। अब बताओ इस वस्तु पर लाभ कितना हुआ? 1 रुपए का लाभ 4 रुपए पर इंटू 100 बराबर 25%। दूसरी वस्तु को बेचा 25% के लाभ पर। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है, भाई इसने कहा प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ, 1 पे इतना लॉस हुआ। ध्यान दीजिए 1/6 का लॉस, तो फिर दूसरे पे प्रॉफिट होगा, ताकि पूरे लेन देन में प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हो। नहीं, ये मेथड नहीं लगेगा यहां पर। इसके अलावा तो फिर बेस में जाओ आप। नहीं तो बड़ा सिंपल सा, कॉस्ट प्राइस 6 है, 1 रुपए का लॉस, 5 रुपए में बेचा। फिर इसने कहा प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, माइनस का 1 तो प्लस का 1 होना चाहिए। और सेलिंग प्राइस सेम है, तो 5 है तो 5 ही लेना पड़ेगा। अब 5 में बेचा, 1 रुपए का फायदा हो, तो खरीदा 4 में था। अब बताओ कितना लाभ हुआ? 1 रुपए का फायदा हुआ, 4 पर इंटू 100 25। अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। यदि किसी लंबवतीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करिए। यह आपका क्वेश्चन है। आप तो ये मानिए परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसको ऐसे करो आप, रेडियस में 5% की वृद्धि, सॉरी 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5। ये रेडियस, ये हाइट, और आपको पता होगा r²h इसका आयतन हो गया। परसेंटेज हो, रेशियो हो, पाई को यहां लिखने की जरूरत नहीं है। रेडियस 20% बढ़ गई, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से बढ़कर कितनी होगी रेडियस? 6। और हाइट 30% कम होगी, 30% हो 3/10, 10 से घटकर कितनी रह गई? 7। अब वॉल्यूम कितना हुआ? r²h, ये 250। यहां वॉल्यूम 36 इंटू 7 252। ये लीजिए, वॉल्यूम में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई? 2 की। तो 2 की वृद्धि हुई 250 पर इंटू 100। सोल्व कर दीजिए, ये 4/5 हो गया भाई। 4/5 का 0.8%। ये इसका आंसर।
रेडियस 20% बढ़ गई, ये आपको पता है। 20% का मतलब होता है 1/5, अर्थात पहले रेडियस 5 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई, 5 से बढ़कर हो गई 6। हाइट 30% कम हो गई, 30% कम हो 3/10, अगर पहले हाइट 10 थी तो इसमें 3 की कमी, तो कितनी हो गई 7। ये पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। पाई लिखो चाहे मत लिखो, परसेंटेज कैलकुलेट करने में पाई कैंसिल हो जाता है, इसलिए मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर एच कैलकुलेट करो, आर स्क्वायर 25 इंटू 10 250, 36 इंटू 7 252। पहले वॉल्यूम ये था, अब ये है। कितनी वृद्धि हुई 2 की वृद्धि 250 पर इंटू 100, 0.8%। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक काम और भी यहां पर कर सकते हैं, देखिए क्या। वॉल्यूम क्या होता है, आर स्क्वायर एच। इसमें 20% की वृद्धि हुई, इसमें 20% की वृद्धि हुई और इसमें 30% की कमी हुई, यह आपसे कह रहा है। तो किसी संख्या में जब 20 और 20% की दो बार वृद्धि होती है तो टोटल वृद्धि 44% होती है। कैसे, याद करिए फॉर्मूला, 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। ये देखिए 40 और 4 44%। यानी 20 और 20% की दो बार वृद्धि हुई तो 40%, 40 + 4 ये हो गया 44%। ये आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन ही है। अब इन दोनों में फिर से यही फॉर्मूला लगा दो। अब देखिए ये 44 आएगा लेकिन माइनस का 30 आएगा, और ये 44 इंटू -30/100। अब आप देख लीजिए ये 14 हो गया और ये 132 13.2 हो गया। ये आपके पास आ जाएगा वही 0.8%। ये तरीका भी यूज करते, और भी तरीके हैं, कई तरीके होते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। अगला क्वेश्चन आपका 41। समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 और 10 सेंटीमीटर है। यह कह रहा है कि इस पैरेललोग्राम के विकर्णों के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसी भी पैरेललोग्राम के विकर्णों के वर्गों का योगफल। यानी आप ये कह सकते हो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये होता है 2 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फॉर्मूला खूब बता रखा है ज्योमेट्री क्लास में कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के स्क्वायर्स का सम जो होता है ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी अगर पैरेललोग्राम में इसको समझना चाहें तो ये आपका A है, ये B है, ये C है और D है। तो इन दोनों विकर्णों के वर्गों का योग जो है डबल होगा किसका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का। और ये दोनों आपको दे रखे हैं 3 और 10। तो आगे आंसर इसका 3 का स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर 100, 109 का डबल 218, 218 218। सेंड इकाई नहीं आई, 218। ये देखते होगा 218, ये लीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का स्क्वायर्स का सम जो होता है वो होता है 2 इंटू, और इनके जो दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं इनके वर्गों के योगफल का। सोल्व कर दीजिए 228 का आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 42। ये एक अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए आप। ट्रायंगल एबीसी में एंगल C 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। AC BC पर क्रमशः पॉइंट्स हैं P और Q, और वो इस प्रकार हैं कि AP और PC, BQ और QC इनका रेशियो क्या है 1:2। बताइए इसकी वैल्यू क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। ये देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल C 90, इसको C कह दो,
तो ये ए हो गया और ये हो गया बी। ठीक, एसी पर पॉइंट पी है और इस पर पॉइंट क्यू है। इसने कहा एपी पीसी में 1:2 का रेशियो होना चाहिए। एपी और पीसी 1:2 का रेशियो और बीक्यू और क्यूसी में भी 1:2 का रेशियो। तो इसका मान बताओ। अब आप और कोई दिमाग लगाने की बजाय आप एक काम करो, इस भुजा को ले लीजिए 9 और इसको ले लीजिए 12, तो ये अपने आप क्या हो गई 15। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मैंने इस भुजा को 9 ले लिया, इसको 12 ले लिया, तो ये अपने आप ही 15 है। अब इसको 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो ये 8 होगा, ये 4 होगा। इसको 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 6 होगा, ये 3 होगा। 6 3 9 हो गया, 8 4 12 होगा। 2:1 का रेशियो हो गया। अब आप इसमें क्या चाहिए आपको? इसमें आपको चाहिए ए क्यू स्क्वायर। ए क्यू स्क्वायर ये लीजिए, कैलकुलेट करो ए क्यू स्क्वायर कितना हुआ। लिख रहा हूं मैं, ए क्यू स्क्वायर हुआ 6 का होल स्क्वायर और प्लस 12 का होल स्क्वायर। 144 36 180 हो गया, 180। यह आपका ए क्यू स्क्वायर हो गया। ए क्यू स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, 12 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 12 का 144 36 180 हो गया। ऐसे बीपी स्क्वायर आपका ये हो गया, ये बीपी स्क्वायर हो गया। 8 का 64 हो गया और 81, 81 और 64 ये आपका आ गया 8 से 14 पर 145 145। और ए बी स्क्वायर ये रहा आपका 15 का वर्ग 225। ये लीजिए आंसर ये इसका, इसको ऐड करो आप, ये हो गया आपका 200 और 325 325 और ये हो गया 225। काट दीजिए, कटेगा ये 25 से काटेंगे तो ये तो कट गया 13 बार और ये कट गया 9 बार। 13/9 इसका आंसर है, 13/9। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन देखा जाता है उसके सॉल्यूशन की जरूरत नहीं। मैंने क्या किया, 2 और 1 3 है तो मैंने ये भुजा इस तरीके से ली कि 3 का भाग चला जाए। तो मुझे पता है 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। भाई आपको 3 4 और 5 ट्रिपलेट का पता है तो मैंने इसको 3 से गुणा किया, 9 ये 12, तो ये अपने आप मेरे पास क्या हो गया 15 हो गया। तो इस ट्रिपलेट को यूज किया ताकि 2 1 के रेशियो बांटना एकदम से सिंपल रहे। अब ये 9 है तो 6 3 हो गया, ये 12 है तो 8 4 हो गया। अब मैं बीपी स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकता हूं, एसी स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकता हूं, सॉरी ए क्यू स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ करके और ए बी स्क्वायर डायरेक्ट 15 आ ही रहा है तो 15 का होल स्क्वायर 225 हो गया। काट दीजिए, 13/9 इसका आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन आपका यह कह रहा है कि पाइप ए बी किसी टंकी को क्रमशः 43.2 मिनट 108 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे टंकी को 24 मिनट में भरते हैं। बताइए टंकी की क्षमता लीटर में क्या है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये 43.2 लीटर, ये 108 मिनट 23.2 मिनट, ये 108 मिनट, ये 54। इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया? देखिए 432 इनका एलसीएम हो जाएगा, 432 इनका एलसीएम। देखिए तो टोटल वर्क आप 432 मान लीजिए, तीनों का एलसीएम 43.2 मिनट 108 मिनट 54 मिनट। ठीक, पाइप ए इसको इतने मिनट में भरता है, इसका भाग दीजिए 10 बार जाएगा तो ए तो 1 मिनट में काम करेगा 10 यूनिट या 10 इकाई भर देगा। 108 का भाग देंगे 4 बार जाएगा तो बी इसको भर सकता है 4 इकाई 1 मिनट, और 54 का भाग इसमें दीजिए, तीनों मिलकर 54 मिनट में भरते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया
आप खुद बताओ, इसमें से अगर इन दोनों को घटाएं तो सी का वर्ग आ गया कितना, ए बी सी में से ए प्लस बी घटाएंगे यानी 8 में 14 तो माइनस का 6। यानी जो तीसरा पाइप सी खाली करने वाला है ये 6 इकाई प्रति मिनट के हिसाब से खाली करेगा। तो पूरी टंकी को खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा, यानी 432 को डिवाइड करिए 6 से, 7 से 42 और 2, ये लीजिए, ये सी का वो समय है जितने में ये पूरे भरे टैंक को खाली कर सकता है। कितना, 72 मिनट। और 1 मिनट में 3 लीटर पानी इसमें खाली करता है इसमें से, तो बता दीजिए 72 मिनट में कितना खाली करेगा, 216 है ये आंसर। भाई आप ये बताओ कि सी इस पूरे भरे टैंक को 72 मिनट में खाली कर सकता है, तो पूरा टैंक खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है तो 72 मिनट में हो जाएगा 72 इंटू 3 यानी 216 लीटर, ये इसकी कैपेसिटी हो गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करिए। हल्का सा रिपीट मैं कर रहा हूं, ए इसको इतने मिनट में भर सकता है, बी इतने मिनट में भर सकता है, सी 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से इसको खाली कर सकता है। यानी ए और बी तो भरने वाले हैं और ये इसको खाली करने वाला है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 54 मिनट में भर जाती है। तो सबसे पहले तो आप इन तीनों का एलसीएम ले, टोटल वर्क हो गया 432। ए 1 मिनट में कार्य करेगा 10 इकाई, बी 1 मिनट में काम करेगा 4 इकाई, सिर्फ इनका भाग देना और लिखना है। और तीनों मिलकर 1 मिनट में कार्य करेंगे 8 इकाई। अब 8 में से ये घटाओगे तो सी 1 मिनट में 6 इकाई खाली करेगा, 1 मिनट में 6 इकाई खाली करेगा, टोटल ये खाली करना है तो कितने मिनट लग जाएंगे, 72 मिनट। यानी अगर टैंक पूरा भरा है तो ये जो तीसरा पाइप है इसको 72 मिनट में खाली कर देगा। तो 72 मिनट में खाली करेगा, 1 मिनट में 3 इकाई खाली करेगा 3 लीटर, तो कितना हो गया 216 लीटर। ये इसकी कैपेसिटी हो गई, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 84 दिया है, एंगल आर आपको 48 दिया है, एस पर पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर है और एंगल पी का बाइसेक्टर टी पर क्यू आर से मिलता है। एंगल एस पी टी बताइए। ये देखिए, ये तो आपका ट्रायंगल पी क्यू आर, एस पर पी एस परपेंडिकुलर टू, ये देखिए ये एस और इसको बताया 90 डिग्री। एस पर पी एस क्यू आर पर परपेंडिकुलर है और पी का बाइसेक्टर, ये देखिए इस एंगल का बाइसेक्टर ये टी पर मिलता है। ठीक, अब ये एंगल पूछ रहा है तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा आपको। ये एंगल 84 बोल रहा है, ये एंगल बोल रहा है 48। ठीक, तो ये एंगल जो होता है ना, इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। एंगल एस पी टी ये होगा हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। बस ये 1/2 और 84 में से घटा दीजिए 36 आएगा। 36 का आधा कितना हुआ, 18 डिग्री आंसर है। ये 18 डिग्री आंसर किया। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये तो, ज्योमेट्री में जब हम पढ़ते हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं।